हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम 5-6 सितंबर को होने वाला है। सीटेट एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मिनट मिलता है और 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो पासिंग मार्क रहता है, जनरल कैटेगरी में 90 नंबर रहता है। अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 90 नंबर चाहिए। सेंट्रल की वैकेंसी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 90 नंबर चाहिए। सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 में देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। और इसी तरीके से हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं और इसमें भी देखेंगे लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपका सोशल साइंस है, जूनियर का मैथ साइंस है, प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, इसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग पूछ दिए जाते हैं हर साल। तो यह सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं पूरे 16 साल के पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलने वाले हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे जो एन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास था उसको 4 अवस्था में विभाजित किया गया था। सबसे पहले था संवेदी गामक अवस्था, जिसको संवेदी प्रेरक स्थिति भी कहते हैं, जिसका यहाँ पे जो समय था 0 से लेकर के 2 वर्ष या जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक रहता है। तो पहला तो यहाँ पर देखेंगे पहला काल रहेगा। उसके बाद दूसरा आप पढ़े होंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, जो कि यहाँ पे 2 से लेकर के 7 वर्ष थी, तो यह भी आपका इसी में है। इसके बाद चक्रीय चरण नहीं था। चक्रीय चरण नहीं था बल्कि इसी की जगह क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। और इसका अगर यहाँ पे समय देखा जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे काल था वह 7 से लेकर के 11 वर्ष था। तो यहाँ पे जो चक्रीय चरण है यह नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दिया गया औपचारिक परिचालन चरण दिया गया है, या आपका औपचारिक अवस्था लिखे या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिखे, दोनों आपका सेम है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि यहाँ पे 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है, तो यह भी आपका यहाँ पे इसी में शामिल है, इसी का प्रमुख काल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सा काल नहीं है, तो यहाँ पे चक्रीय चरण नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया मतलब गलत वाला पूछा गया, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। पूर्व संक्रियात्मक काल दिया गया है या अवस्था दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवधि होती है, 2 से लेकर के 7 वर्ष की जो अवधि होती है, तो 2 से 7 वर्ष में आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या सर्वांगीण विकास में। आपको जो 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है उसको आपको ट्रिक करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह आपका सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है, जैसे शारीरिक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, सब की सब प्रकार के जो विकास होते हैं सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आयु स्तर पर होता है। यहाँ पर देखेंगे आयु स्तर पर होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, देखिए संभागी जब समूह होता है, संभागी समूह के द्वारा क्या होता है कि समान आयु स्तर के बालक रहते हैं और उनके बीच आपसी जो समन्वय होता है वह स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे देखेंगे जो भी विद्यालय होते हैं उसमें सर्वप्रथम देखेंगे आप लोग, तो इसी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया कि बाल विकास का कौन सा चरण है जिसमें जो विपरीत लिंग होते हैं, जैसे लड़के लड़कियों की तरफ, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षण जिनमें दिखता है। तो यह देखेंगे होता है आपका किशोरावस्था, जो कि यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो किशोरावस्था होती है उसमें देखेंगे बालक हो या बालिका दोनों में विपरीत लिंगों के प्रति अधिक आकर्षण होता है, और किशोर किशोरियों की जो मित्रता होती है या उनके परस्पर मिलने जुलने, बातचीत करने, घूमने फिरने जैसे जो क्रियाकलाप होते हैं इसी अवस्था में होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, बाह्य अभिप्रेरण लिखा गया, मतलब बाहरी तरफ से आप यहाँ पे मोटिवेट हुए हैं। तो यह किससे होगा, यह होगा आपका पुरस्कार से। अगर आपको पुरस्कार मिलेगा तो आंतरिक अभिप्रेरण नहीं है, अपने अंदर से आपको मोटिवेशन नहीं है, बाह्य रूप से आप अभिप्रेरित हैं, बाह्य अभिप्रेरण है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुरस्कार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसमें देखेंगे दो होता है, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। जो आंतरिक होता है, जैसे कोई भी बालक है अगर कोई कार्य अपनी इच्छा से कर रहा है और अगर उस कार्य को करेगा और उसको प्रसन्नता आ रही है, मतलब खुशी आ रही है, सुख महसूस हो रहा है या संतोष प्राप्त हो रहा है, तो वह तो आपका उसका यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे भूख लगी है, खाना खा लिया, प्यास लगी है, नींद आ रही है, चिंता आ रही है, और अगर उसको वह कर लेता है तो उसको क्या होता है, सुख मिलता है या वह खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो यह आंतरिक अभिप्रेरण होता है। और जो बाह्य अभिप्रेरण होता है उसमें जो बालक होता है वह कोई भी कार्य करता है तो अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं करता है, बल्कि दूसरे की इच्छा या जो बाह्य प्रभाव होता है, बाह्य प्रभाव के कारण करता है। जैसे यहाँ पे कोई पुरस्कार उसको मिल रहा है या कहीं सम्मान मिलने वाला है, उसकी वजह से कोई कार्य कर रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य करेंगे हमको प्रशंसा मिलेगी, तो इसकी वजह से कार्य करता है। या कोई कार्य इसलिए कर रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा, तो इसकी वजह से करते हैं बच्चे। तो यह बाह्य अभिप्रेरण है। अगला है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संवेगों की पहचान होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको भी पता है कि जो मैकडूगल थे, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति के लिए 14 यहाँ पे संवेग बताए थे। आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि संवेग का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, मैकडूगल थे, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताए थे और मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड ही यहाँ पे
इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताए थे और इन मूल प्रवृत्तियों से ही संबंधित 14 संवेग बताया था। तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका प्रश्न कि एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, वैयक्तिक भिन्नताओं से, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, यहाँ पर देखेंगे शारीरिक दिया गया है, यह तो आपका शामिल है। मनोवैज्ञानिक दिया गया है, यह भी आपका शामिल है। पर्यावरणीय दिया गया है, यह भी आपका यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में ये सब के सब शामिल हैं, ये सब क्रियाएं शामिल हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सब कारक हैं सीखने के, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान देंगे क्या वर्ड लिखा गया है, यहाँ पे वर्ड लिखा गया अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षण अधिगम व्यूहरचना। तो इसमें देखेंगे सहकारी अधिगम आ जाएगा, समस्या समाधान आ जाएगा, प्रायोजना आ जाएगा, व्याख्यान नहीं आएगा सिर्फ। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, यहाँ पे पूरक लिखा गया। यहाँ पे कौन सा पूरक अधिगम नियम, तो यहाँ पर देखेंगे जो थॉर्नडाइक थे, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने सीखने के, यहाँ पे जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने सीखने का नियम दिया था, सीखने का इन्होंने नियम दिया था। और इस नियम में देखेंगे इन्होंने 3 तो मुख्य नियम दिया था। 3 मुख्य नियम में इन्होंने एक तो दिया था यहाँ पे तत्परता का नियम दिया था, पहला तत्परता का दिया था नियम, दूसरा इन्होंने अभ्यास का नियम दिया था और तीसरा दिया था प्रभाव का नियम। यह तो 3 इन्होंने यहाँ पे मुख्य नियम दिए थे। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने 5 यहाँ पर क्या दिया था, गौड़ नियम दिया था। गौड़ नियम दिया था या सहायक भी नियम भी कहा जाता है या पूरक अधिगम नियम भी कहा जाता है। उन 5 में देखेंगे मनोवृत्ति का नियम था, बहुअनुक्रिया का नियम था, आंशिक क्रिया का नियम था, अनुरूपता का नियम था और साहचर्य प्रवर्तन का नियम था। तो उन्हीं में से देखेंगे यहाँ पे बी वाला दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह तीनों क्या है, आपके मुख्य नियम है और यह वाला क्या है आपका यहाँ पे पूरक नियम कहिए, या तो इसको सहायक नियम कह लीजिए या तो गौड़ नियम कह लीजिए, थॉर्नडाइक के का है, यह पॉइंट याद रखिए। अगला है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे क्षेत्र सिद्धांत है यह देखेंगे गेस्टाल्टवादियों का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शिक्षण की जो अंतः क्रियात्मक अवस्था है इसमें जो मुख्य संक्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया का दिया गया है तो यह तो आपका सही है। निदान का दिया गया यह भी आपका सही है। प्रत्यक्षीकरण का दिया गया यह भी सही है। शिक्षण की जो अंतः क्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो मुख्य संक्रिया होती हैं ये सब की सब हैं। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी वाला सही होगा, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है और सभी को प्रयास करना राइट आंसर करने का। बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बालक कोई अगर विशिष्ट वस्तु है उसके लिए जो नया शब्द है वह कहाँ से सीखते हैं, किस विधि से सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि से। अनुकरण विधि हो जाएगा, यहाँ पे अनुकरण विधि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। इसमें देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि आपका हो जाएगा। यह प्रजातांत्रिक विधि है, यह आपका प्रजातांत्रिक विधि है। जो आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सहभागी विधि दिया गया है, यह भी प्रजातांत्रिक विधि है। और जो सामूहिक परिचर्चा दिया गया है यह भी आपका प्रजातांत्रिक विधि है। तो यह 3 तो आपकी प्रजातांत्रिक विधि हो जाएंगी।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ से सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि यह प्रजातांत्रिक नहीं है बल्कि यह क्या है, प्रभुत्ववादी है। प्रभुत्ववादी है, तो याद रख लीजिएगा प्रभुत्ववादी। व्याख्यान विधि हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया, यह दोनों की दोनों प्रभुत्ववादी हैं, तो याद रखना है। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट विधि मिले, सहभागी विधि मिले, या सामूहिक परिचर्चा मिले, या आपको प्रश्नोत्तर विधि मिल जाए, या अन्वेषण विधि मिल जाए, ये सब प्रजातांत्रिक हैं, तो याद रखिएगा। अगला है कि बाल विकास में, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बाल विकास में यहाँ पे दिया गया प्रक्रिया पर बल है दिया गया है, तो यह तो आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद दिया गया वातावरण और जो आपका अनुभव है उसकी भूमिका पर बल है, यह भी आपका सही है। बाल विकास प्रक्रिया पर बल है और बाल विकास वातावरण और जो अनुभव है उसकी भूमिका पर बल है, यह भी सही है। गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला है इसमें क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं बाल विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है और जिसमें यहाँ पे किशोरावस्था तक, यहाँ पे जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक यहाँ पे क्या होता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो यह भी होता है। और इसमें देखेंगे जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है उसमें अनुभव और वातावरण पर भी बल दिया जाता है, तो ये सब के सब हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है विशेष शिक्षा संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विशेष शिक्षा की बात किया गया, विशेष शिक्षा हो जाएगा यहाँ पे पहला दिया गया मेधावी छात्र के लिए शिक्षा, तो यह आपका नहीं होगा। कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, तो यह भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए दिया गया, यह भी नहीं होगा। तो जो विशेष शिक्षा है या पिछड़ी बुद्धि के जो छात्र होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुसमायोजन की बात किया गया है, तो जो आक्रामकता होता है यह कुसमायोजन का व्यवहार का लक्षण है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भाटिया बैटरी जो परीक्षण है या जो भाटिया बैटरी का प्रयोग होता है वह देखेंगे बुद्धि के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, इन्हीं में से बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो शारीरिक गतिक बुद्धि की बात किया गया है, जिनकी भी शारीरिक गतिक बुद्धि वाला रखने वाला बच्चा रहेगा उसकी जो अंतिम अवस्था होगी वह शल्य चिकित्सक बन सकता है, तो यहाँ पर डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों में क्या होता है कि जो शारीरिक गति होती है उस पर वह नियंत्रण कर सकता है और उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होती है, इसकी वजह से वह क्या होते हैं, शल्य चिकित्सक बनते हैं, मतलब डॉक्टर बनते हैं जो आपके ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विकास का कौन सा आयाम है जो नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। नाम चॉम्स्की की बात जब भी किया जाए तो भाषा विकास से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास का जो आयाम है वह नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से ही प्रभावित हुआ है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इन्होंने बताया था कि जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, और इनका कहना था कि जो भाषा अर्जन करने की क्षमता है बचपन से ही छात्र में निहित होती है, तो यह इन्होंने ही कहा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि डी वाला राइट आंसर होगा कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है दिया गया है, तो यह गेस्टाल्टवाद हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी में दिया गया है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का जो अंतर्दृष्टि या सूझ वाला जो सिद्धांत था वह गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे जो आपका आगमन विधि होता है, आगमन विधि के सोपान हो जाएंगे, जैसे उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। सृजनन शास्त्र के जो पिता के नाम से जिनका संबंध है वह गाल्टन का है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कोहलर ने किया, पता है आपको, स्किनर ने किया, थॉर्नडाइक ने किया। इन तीनों ने यहाँ पे जो अधिगम का यहाँ पे सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है उसको दिए, लेकिन बी.एस. ब्लूम ने नहीं दिया। बी.एस. ब्लूम ने नहीं दिया। तो बी.एस. जो ब्लूम थे उन्होंने जो शिक्षण अधिगम का उद्देश्य है उसका वर्गीकरण यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हरलाक ने कहा था। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह हरलाक ने कहा था। यह हरलाक की परिभाषा थी। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है, सत्तावादी स्तर की बात किया जा रहा है तो वह शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए उसको देख लेते हैं। तो सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर सीखने में पठार आ चुका है, उसका ना ही कोई उन्नति हो रहा है ना ही उसका ज्ञान कम हो रहा है, तो यह सीखने का पठार एक तरह से होता है। और इसमें देखेंगे यहाँ पे प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, यह तो सही है। इससे जो सीखने का पठार है वह दूर होगा। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी सही है। और इन कारणों का अध्ययन करना चाहिए कि जो सीखने का पठार है आखिर आया क्यों है, क्यों कोई बच्चा है वह थक जा रहा है या रुचि नहीं ले रहा है, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला भी इसमें सही है। इसमें पूछा गया था के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यह जो के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यह जो 3 दिया गया है यह तो आपको करना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है तो यहाँ पे सी वाला नहीं करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना है। सीखने का अगर पठार आ गया किसी बच्चे को और उसका अगर निराकरण आपको करना है तो उसको दंडित नहीं करना है, उसको मारना पीटना नहीं है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे 1971 में जो टोरेंस थे, टोरेंस ने किया था। टोरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो संकलनात्मक परामर्श है उसके जो जन्मदाता थे एफ.सी. थॉर्न थे। एफ.सी. थॉर्न कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जो परामर्श होता है, जो संकलनात्मक परामर्श होता है, इसमें जो भी परामर्शदाता रहता है, जो भी सलाह देने वाला रहता है, वह बहुत ज़्यादा ना ही एक्टिव रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा वह ना ही सक्रिय रहेगा और बहुत ज़्यादा ना ही वह निष्क्रिय रहता है। तो यह याद रख लेंगे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, कमेंट जरूर कीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार पास करना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लीजिए। यहाँ पे आपको सोशल साइंस, मैथ साइंस, प्राइमरी सबका मिल जाएगा। पूरे 16 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा। सारी सब्जेक्ट एक ही में मिलेंगे, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, CBS। तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।